डीपी इंगराल, लेक्चरर हिंदी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जाखवड़ कठुआ। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने हिंदी भाषा पढ़ा, हिंदी इतिहास पढ़ा और आज हम निर्मला उपन्यास पढ़ेंगे। निर्मला उपन्यास में प्रमुख समस्याओं का वर्णन आज हम करेंगे। कक्षा 12वीं निर्मला उपन्यास में कितनी समस्याओं को प्रेमचंद ने उठाया है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस उपन्यास में जिन 5 प्रमुख समस्याओं को उजागर किया है वो मैं लिखूंगा। वो है, पहली समस्या है अनमेल विवाह। दूसरी है दहेज प्रथा। तीसरी है रिश्वतखोरी। की समस्या, अंधविश्वास की और चौथी है, 5वीं है ढोंगी साधुओं की के पाखंड की समस्या। सबसे पहले प्यारे बच्चों, जो निर्मला उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद जी ने 1927 में लिखा था। 1927 में भारत जो था, आप पीछे चले जाइए लगभग आज से 100 साल पहले, तो भारत की स्थिति क्या थी उस समय। सबसे पहले कि राजनीतिक दृष्टिकोण से उस समय ब्रिटिश सत्ता थी, अंग्रेजों का राज था 1927 में। और दूसरी तरफ जो हमारे अपना भारतीय समाज था वो बहुत ही पिछड़ा हुआ था। हर एंगल में गरीबी थी, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी और बहुत ही हाहाकार मचा हुआ था। एक तरफ हम अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, दूसरी तरफ हमारे देश की अपनी ही समस्याएं हमारे रास्ते में बाधा बनकर खड़ी हो जाती थी। और उनमें जो सामाजिक समस्याएं थी उस पर प्रेमचंद जी ने सबसे पहले कदम उठाया और अपने हर उपन्यास में उन समस्याओं को उजागर किया। चाहे किसान की समस्या थी गोदान में, चाहे कोई अन्य समस्या, मजदूर की समस्या। निर्मला उपन्यास जो था उसने प्रेमचंद जी ने एक नई समस्या को लेकर लिखा और वो समस्या थी अनमेल विवाह, अनइक्वल मैरिज। आप पूरा उपन्यास पढ़ोगे तो इस उपन्यास में जो प्रमुख समस्या है वो अनमेल विवाह है। इसी को केंद्र में रखकर प्रेमचंद जी ने ये उपन्यास लिखा था। पेपर में ये रिपीटली क्वेश्चन आता भी है कि निर्मला उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है, तो आप इनमें से कोई लिखते हैं। प्रमुख का अर्थ है मेन समस्या जिसको लेकर प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास को लिखा है, और वो क्या थी, अनइक्वल मैरिज। 1927 में भारत में क्या होता था कि अगर एक लड़की की उम्र 10 साल है या 12 साल है तो उसको 40 साल या 50 साल आदमी के साथ उसकी शादी कर दी जाती थी। विभाजन के समय जब भारत पाक विभाजन हुआ था उस समय भी हमारे भारत में कई लोगों ने चलते चलते अपनी बेटियां जो थी बुजुर्गों के हाथों में पकड़ा दिया था। आज भी आप अपने गली मोहल्लों में कई उदाहरण देखते हैं जिसमें जो मर्द है वो आज से 30 साल पहले मर चुका है और जो औरत है वो अभी भी जवान जिंदगी जी रही है, जो आज भी हम भारत में देखते हैं। लेकिन अब इस समस्या को थोड़ा हल हो चुका है। उस समय जो भारत में बहुत ही ज्वलंत समस्या थी और इसी समस्या को लेकर
प्रेमचंद जी ने लिखा था निर्मला उपन्यास। निर्मला उपन्यास की जो नायिका है वो अनमेल विवाह का शिकार होती है। उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है, जबकि उसकी शादी जो है वो तोताराम जैसे 40 साल के बुजुर्ग या अधेड़ उम्र के आदमी के साथ हो जाती है, जिसके कारण उसका ना तो पारिवारिक जीवन सुख में रहता है, ना दाम्पत्य जीवन और ना ही शारीरिक संबंध। तो इन्हीं बात को लेकर वो क्या है कि उस जो निर्मला है, दोनों ही परिवार, निर्मला का परिवार भी बिखर जाता है और उधर जाकर तोताराम का परिवार भी बिखर जाता है। इसी के वजह से तोताराम के मन में निर्मला और मनसाराम के प्रति संदेह पैदा होता है, और उसी संदेह की वजह से मनसाराम जो है वो तिल तिल कर मर जाता है, और यही सोचकर कि मेरे पिता ने जो मेरी मां के प्रति संदेह क्यों किया, और इसी बात को लेकर मनसाराम मर जाता है। जियाराम चोरी करने लगता है, सियाराम घर से भाग जाता है और उसका पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इसीलिए निर्मला जो है उसका क्या कसूर है, सिर्फ इतना कि वो मनसाराम के साथ जो उसकी हम उम्र का है उसके साथ हंस खेल लेती है, उसके साथ बातें करती है, उसके पास अंग्रेजी पढ़ने जाती है, जो तोताराम को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, और उसी के कारण उनके परिवार में विखराव आता है और अंत में पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। यही कारण है कि निर्मला मरते हुए अपने नंद और रुक्मिणी से क्या कहती है, कहती है चाहे कवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले ना मड़िएगा। वो अपनी ननंद रुक्मिणी से कहती है अपनी बेटी आशा के बारे में। मरते मरते निर्मला कहती है कि चाहे आप इसको जहर देकर मार देना, लेकिन किसी अयोग्य पात्र के गले में नहीं मरना, अर्थात इसकी अयोग्य पात्र से शादी नहीं करना। तो इससे स्पष्ट है प्रेमचंद ने ये सावधान कर दिया है कि अनमेल आदमी के साथ कभी भी शादी नहीं करनी। दूसरी समस्या है दहेज प्रथा की समस्या। ये अनमेल विवाह की समस्या को जो बढ़ावा देने वाली समस्या है वो दहेज प्रथा है। दहेज ही एक कारण है जिसकी वजह से निर्मला का रिश्ता टूट जाता है। भुवन मोहन सेना सीधा कह देता है कि दुधारू गाय की लात किसे पसंद नहीं, अर्थात वो कहता है मैंने, वो एमबीबीएस पढ़ा लिखा युवक है, एमबीबीएस है, डॉक्टर है, और वो कहता है तनख्वाह से तो जिंदगी लग जाएगी घर मकान बनाने में ही। मैंने सोचा था कि मैं शादी वहीं करूंगा जहां कम से कम 1 लाख रुपया मिल जाए। उसका पिता बालचंद्र सेना भी इसी उद्देश्य से रिश्ता तोड़ देता है। उसे उम्मीद होती है कि उदय भानुलाल मरते मरते भी कम से कम 10-20 हजार देकर ही जाएगा, लेकिन अब उदय भानुलाल मर चुका है तो निर्मला से दहेज की कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर हम रिश्ता वहां क्यों करें। और यही कारण है कि दहेज के लोभी लोगों की वजह से निर्मला की जिंदगी जो होती है वो नरक में चले जाती है। और अंत में मोटेराम जब 5 रिश्ते लाता है वो भी सभी दहेज ही मांगते हैं। मोटेराम खुद कहता है कि 1,000 से काम नहीं चलेगा, है ना। तो यही कारण है कि तोताराम जो है, जो अधेड़ उम्र का आदमी है, वो निर्मला पर बिना दहेज के शादी करके ऐसे बताता है मानो कोई निर्मला पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, और इसी की वजह से निर्मला को है जो अनमेल विवाह की बलि चढ़ जाती है। तीसरी समस्या है रिश्वतखोरी की समस्या। बात उस समय 1927 में, आज से 100 साल पहले भी भारत में ये समस्या थी जिसे हम कहते हैं करप्शन की समस्या जो थी। प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि उस समय भी भारत के कई विभागों में, खासकर उन्होंने पुलिस विभाग को लिया है, जिसमें अलियार खान जब जियाराम चोरी कर लेता है तो वो उससे कम 500 रुपया लेता है मामला रफा दफा करने के लिए, जबकि वो प्रेमचंद का मुंशी तोताराम का जान पहचान का भी होता है, लेकिन फिर भी सिर्फ उनके घर का झगड़ा मिटाने के लिए वो कम से कम 500 रुपये पर राजी होता है। बालचंद्र सेना आबकारी विभाग में उच्च पद पर है, लेकिन फिर भी रिश्वतखोरी में बहुत ही नाम कमा चुका है, जहां तक कि वो
सरकारी मुलाजमों को भी अपने घर में उनकी सेवाएं लेता है, उनको नौकर की तरह अपने घर में रखता है। दूसरे शब्दों में शॉर्टकट हम यही कहेंगे कि इसमें रिश्वतखोरी की समस्या को भी थोड़ा आंशिक रूप में प्रेमचंद जी ने उजागर किया है। अंधविश्वास की समस्या, ये तो भारत की बहुत ही बड़ी समस्या है, आज भी है और ये सदियों से है। अंधविश्वास क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सुपरस्टिशन, बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना, साइंटिफिक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको नकारना, और जो अंधविश्वास है उसको प्राथमिकता देना। इस उपन्यास में ये भी बताया गया है। सुधा जो है वो डॉक्टर भूमि मोहन सिन्हा की पत्नी है, डॉक्टर की पत्नी, और उसके बावजूद भी सोहनलाल उसका बेटा, जिसे बुखार होता है, मामूली जुकाम होता है, कोई ज्यादा बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है, लेकिन वो क्या करती है, डॉक्टर को नहीं बताती है। डॉक्टर को दिखाने के बजाय वो क्या करती है, ओझा को बुलाती है, झाड़ फूंक करवाती है और टोने टोटने करवाती रहती है, जिसकी वजह के कारण समय पर सोहन को दवाई नहीं मिल पाती है, और दवा दारू ना मिलने की वजह से 3-4 दिन के बाद सोहनलाल का देहांत हो जाता है। तो ये प्रेमचंद जी ये बताना चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वासों को प्राथमिकता देते आए हैं। डोंगी साधुओं की समस्या, भारत में यह समस्या भी कोई कम नहीं है। साधु लोग पहाड़ के नाम पर पता नहीं कितने बोले वाले लोगों को ठगते रहते हैं। परमानंद और हरिहरानंद दोनों ही डोंगी साधु हैं। परमानंद जैसे साधु भोले भाले बच्चों को बहका फुसलाकर ले जाते हैं और फिर पता नहीं उनका मानव व्यापार करते हैं या फिर उनको बलि चढ़ा देते हैं। सीधे शब्दों में जब वो परमानंद सियाराम को ले जाता है तो प्रेमचंद जी ने वहां कहा है उसके जीवन का अंत पिंजरे में होगा या देहात की सूरी के तले। इस कथन से प्रेमचंद जी बताना चाहते हैं कि उस समय नरबली का भी संकेत था। जे ओझा लोग, जे साधु डोंगी जो थे, कई षड्यंत्रों में, जिसे कपाल कहते थे, कपालिक लोग, वहां पर ऐसा भी करते थे। तो जो मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की समस्या भी यहाँ पर उजागर होती है। संक्षेप में हम कहेंगे कि चाहे प्रेमचंद जी ने इसमें छोटी छोटी काफी समस्याओं को उठाया है, लेकिन जो प्रमुख समस्या है जिसके इर्द गिर्द पूरा उपन्यास को हमारा घूमता है, और वो है अनमेल विवाह की समस्या। इसी समस्या के कारण ही प्रेमचंद का परिवार नष्ट हो जाता है, तो तारा पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है, और निर्मला भी अंत में दुखद मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।